We're at the Banaras Hindu University, a landmark of Banaras, needless to say, that has produced, of course, some of the sharpest minds in different fields, different disciplines, from sciences to the social sciences. There are all sorts of courses on offer over here. And we have with us some research scholars, those who've been studying, who are very much residents of Banaras, and, of course, will also give us an insight into how the voters of बनारस are really thinking. सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगा, इस बार बनारस के इस पूरे चुनाव में सबसे अहम, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके विचार में? देखिए, बनारस में दो मुद्दे हैं। एक तो यहाँ की विकास है, और विकास के साथ साथ जो अन्य पाले में जो मुद्दा है वो यहाँ रोजगार मुद्दा है। जैसे बनारस जो कंस्टिट्यूएंसी है, घाटे तो साफ होंगे ही, कॉरिडोर बन गए, पर ये बनारस घाटों का शहर है, पर अभी घाटे का शहर भी हो रहा है। क्योंकि बनारस कंस्टिट्यूएंसी में जो गांव हैं वहां भी रोजगार आने चाहिए। यहाँ से जो लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो पलायन होकर जो काम कर रहे हैं, तो ये सब भी अभी मुद्दे चल रहे हैं। जी, ये मुद्दा भी चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू आपके लिए, आप मानते हैं कि बड़ा इशू है इस पूरे चुनाव में? देखिए, बेरोजगारी तो एक मूलभूत समस्या है देश की। कोई भी नीति, कोई भी नियमावली बनती है तो उसके केंद्र में रोजगार परक योजनाएं, रोजगार परक शिक्षा ही होना चाहिए। और जिसे रोजगार अगर आप सृजन कर रहे हैं उसके अनुपात में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, इसको फोकस रख किसी भी सरकार को काम करना चाहिए। क्योंकि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार जितने ही लोग होंगे देश में, तो उस तरह से तमाम चीजें बढ़ी, अपराध बढ़ते हैं, बेरोजगारी बढ़ने, भुखमरी बढ़ती है। तो जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या है, जिस अनुपात में हमारे लोग हैं, उसी अनुपात में रोजगार का सृजन भी देश की सरकार को करना चाहिए। और हम लोग की उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और इस पर हम लोग वोट करेंगे। आपका क्या मानना है? आपका मानना है कि ये मुद्दा रहेगा कि विकास ही मुद्दा रहेगा इस पूरे चुनाव में? विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। और रोजगार पे कोई भी सरकार इसलिए फेल है क्योंकि पॉलिसी जो बनाने वाले हैं उनको रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। वो तो वंशवाद के चक्कर में आ रहे हैं, जाति के चक्कर में आ रहे हैं, तो उनको आम युवाओं से क्या मतलब है। और इसका मैं सीधे परपेक्स जोड़ूंगा छात्र संघ से। पूरे देश में स्टूडेंट यूनियन बंद है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करूंगा, 26-27 साल से स्टूडेंट यूनियन बंद है। जब चपरासियों का संघ है, IAS-PCS का संघ है, डॉक्टरों का संघ है, तो फिर छात्र संघ से परहेज क्यों है? और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, और उस छात्र संघ से, BHU के छात्र संघ से वर्तमान सरकार में कई मंत्री हैं। जैसे अभी डॉक्टर मनोज सिन्हा जी हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, वर्तमान कई लोग हैं। और इसके पहले केंद्र के सरकार में और कई राज्य के छात्र नेता हैं जो सदन में अपनी राजनीति करते हैं और क्षेत्र में बढ़िया काम किए हैं। तो जब छात्र नेता जाएगा नहीं तो वो अपनी पॉलिसी कैसे बनाएगा? आज जो पिछले जो नेता रहे हैं, और एक डिकेड से इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, पॉलिसी मेकिंग इतनी चेंजेस हो गई हैं। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि आप छात्र नेता और छात्र संघ तो कई यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ के फिर नेतागिरी में लग जाते हैं स्टूडेंट्स। इसका क्या आप कहेंगे? आप इसका सीधे परिप्रेक्ष्य ये है कि आप पढ़ाई छोड़ के पढ़ रहे हैं छात्र तो रोजगार ही नहीं है, और नेतागिरी नहीं करेंगे, छात्र अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो रोजगार की बात कौन करेगा? उनकी आवाज प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और छात्र राजनीति पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अगर राजनीति नहीं करेगा तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे जैसे लोग राजनीति करेंगे। जो ओम प्रकाश राजभर जी का एक छोटा सा बयान आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश की रानियों का ऑपरेशन कर दिया, बच्चा ऑपरेशन कर दिया, कोई अब राजा नहीं पैदा होता, और कहते हैं कि EVM से राजा होता है। तो आज भी जानते हैं कि जाति की वजह से हम राजा पैदा करेंगे और अपने बेटे को राजा बनाएंगे। क्या कहेंगे आप इनको, क्या जवाब देंगे? देखिए, छात्र संघ का एक अलग मांग है और रोजगार एक अलग चीज है, और यहाँ प्रत्युत्तर की बात नहीं है। छात्र संघ निश्चित तौर पे देश में होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। और छात्र संघ से निकलने वाले जो छात्र नेता होते हैं वह संसद से लेके सड़क तक और सड़क से लेके संसद तक दोनों दिशाओं में द्विदिशीय जो है अंतर संबंधी विकासान्मुख और सर्वस्पर्शी राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो छात्र संघ तो होना ही चाहिए। छात्र संघ के लिए हमने खुद भी यहाँ की छात्र राजनीति के दौरान कई आंदोलन किए, जिसमें 14 महीने का सस्पेंशन का पुरस्कार भी झेला, तो वो अलग चीज है। लेकिन बनारस की जो विकास की बात है, तो बनारस में विकास की गंगा बहुआयामी चतुर्दिक दिशाओं में बह रही है। बनारस में रोजगार के अवसर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। और जैसे देश में अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो कुल लगभग 4 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में हैं।
और जबकि 140 करोड़ आबादी है, जबकि वर्तमान सरकार दावा कर रही है कि हम 4.5 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार का तात्पर्य सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं हुआ, सरकारी प्रयास से किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को अगर आय के स्रोत उपलब्ध होते हैं तो वह रोजगार है। और निश्चित तौर पे जो सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तमाम के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है और प्रति व्यक्ति आय में निश्चित तौर पे बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। और यह चमकते हुए भारत की तस्वीर है, बुलंद भारत की तस्वीर है। राष्ट्र के इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहली बार हुआ है कि भारत को लोग विश्व के नेता के तौर पे देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा हो। आप देख लीजिए, भारत लोगों के लिए विश्वास का प्रतीक है। जो प्रतिष्ठा है भारत की बड़ी है, ये का कहना है। लेकिन एक अहम मुद्दा जो यहाँ पे है इस पूरे यूपी में खासतौर से जो देखा जाता है वो है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार कहती है कि काफी सारे जो माफिया डॉन हैं इन सब के साथ और इनका जो हम देख रहे हैं जो तरह तरह की घटनाएं हुई हैं, इनका नेटवर्क एक तरह से बंद हुआ है। आम आदमी को क्या इससे फर्क पड़ा है? देखिए, आम आदमी को फर्क पड़ा है और पॉजिटिव फर्क पड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक कर रहे हैं। ये सत्ता का हनक दिखाया जा रहा है कि अगर हमारे पक्ष में जो है वो गलत भी कर रहा है तो वो सही है। जितने भी गलत करने वाले बलात्कारी आए भाजपा में आए, सब अपने आप को बहुत शुद्ध मान लिए हैं। अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो अपने आप को अपराधी घोषित कर लिए हैं। लेकिन बड़े भाई जो मुद्दा बताए कि रोजगार नहीं मिल रहा है, 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी थी सरकार, 2018 में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी 48,000। पहली पेपर रद्द हो गया था क्योंकि उसका पेपर आउट हो गया था। उसका दोबारा पेपर 4 महीने बाद हुआ था, फिर पेपर आउट हो गया था, लेकिन सत्ता पे कुछ असर न पड़े इसलिए उस वैकेंसी को पूरी भर दी गई थी। फिर उसके बाद 19 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस सिपाही का, 19 में भी पेपर रद्द हो गया था। पेपर रद्द होने के बाद फिर दोबारा पेपर हुआ, उसमें भी मामला आया कि पेपर रद्द हो गया है, लेकिन सत्ता पे कोई असर न पड़े इसके लिए सत्ता ने उसी को फिर से उत्तर मान लिया था। उसके बाद दरोगा का एग्जाम हुआ, दरोगा में कितने लोग पकड़ा है, कितने लोग बाहर हुए ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, आरओ का एग्जाम हुआ था, फिर सिपाही का एग्जाम हुआ था, सब पेपर आउट हो रहा है। अभी बिहार सरकार ने टीयर 1 टीयर 2 करवाया था शिक्षक का, कोई रद्द नहीं हुआ क्योंकि मतलब जितनी भी परीक्षाएं हुई पारदर्शी तरीके से हुई। जैसे ही भाजपा सरकार आई उसके बाद टीयर 3 रद्द हो गया। क्या बात है ऐसी भाजपा में, ऐसी क्या बात है कि जब सरकार आती है तो पेपर रद्द हो जाता है? क्या काम है आपका? करीब 1.5 दर्जन आप ऐसे कह रहे हैं पेपर जो लीक हुए, इस पे क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सरकारें कोई भी रही हो, ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार में ही पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। सरकार को इसके लिए कोई अच्छी नीति बनानी चाहिए, लेकिन पेपर लीक इससे पहले भी होते रहे हैं। 56 एसडीएम एक ही जाति के लोग हो गए एक समय, एक सरकार में। तो किस सरकार में? सपा सरकार में। वो कैसे हो गए, किस प्रकार से हो गए? तो होने पेपर आउट पहले भी होता रहा है, हर सरकारों में होता रहा है। छात्र संघ उसका छात्रों के मुद्दे को उठाने के लिए विश्वविद्यालयों में छात्र संघ होना चाहिए और छात्र हितों का ध्यान रखते हुए सरकार को भी ऐसी नीति नियमावली बनानी चाहिए कि छात्रों का समय और धन दोनों बचे। बार बार बच्चा फॉर्म भरेगा, तैयारी करेगा, उसी में पता चला उसका उम्र भी निकल गया। अब बार बार बच्चा कब तक माँ बाप के सर पर बोझ बन करके रखा कि पहले भी इस तरह की पेपर लीक हुए, कोई नई बात नहीं है। जी, जैसा कि आपने बताया कि एक ही जाति विशेष के एसडीएम हुए थे। अगर वो सरकार काम अपना निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पाई तभी तो हमने दूसरी सरकार चुनी। अगर वो सरकार भी वही काम करेगी तो फिर हम क्यों चुनेंगे उस सरकार को? अगर नहीं, अगर आप गलत काम कर रहे हैं, आपको अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो मैं भी गलत काम करूं तभी तो मैं गिना जाऊंगा, ये कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, अगर अंकित ने बहुत अच्छी बात कही कि उस सरकार ने गलत कार्य किया था इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया, और इस सरकार को दोबारा फुल मेजोरिटी से चुने जाने का यह प्रमाण है कि यह सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। निश्चित तौर पे पेपर लीक का मामला हुआ था, पेपर लीक करने वाले देखिए आज कहाँ हैं, सब जेल की सजा लोगों के पीछे रहे। पिछली सरकारों में पेपर रद्द करने वाले पुरस्कार पाते थे, मंत्री के पद पाते थे, आज पेपर लीक करने वाले क्या है, सलाखों में काट रहे हैं। फांसी की सजा दी जाएगी जो युवाओं के जो भविष्य के
साथ खिलवाड़ करेगा उनको फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार, वो युवाओं के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। कानून व्यवस्था पे जो उन्होंने कहा उसका भी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो सही नहीं है और बीजेपी में जब किसी तरह के क्रिमिनल आते हैं तो उनका भी स्वागत किया जाता है, ये इनका कहना है। आप देखिए कि कानून व्यवस्था को लेके मैं सिर्फ भाजपा के नाते नहीं, पूरे दुनिया में योगी जी की सरकार को, मोदी जी को सरकार को 100 में 100 नंबर दिए जा रहे हैं। सिर्फ मैं तो नहीं दे रहा हूं, पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, जो तमाम भाजपा की विरोधी एजेंसियां हैं या गैर राष्ट्रवादी एजेंसियां हैं, वो भी अगर 100 में 100 दे रहे हैं तो इसका मतलब कानून व्यवस्था की। दूसरी चीज, भाजपा स्वागत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। बुलडोजर अगर स्वागत हो रहा है तो सवाल वहीं उठा रहे हैं जिनके की घरों पे बुलडोजर चल रहा है, जो अपराधियों को जो है संरक्षण देने वाले हैं। सवाल कौन उठा रहा है? अखिलेश यादव जैसे लोग उठा रहे हैं, जिनके घरों में गायत्री प्रजापति जैसे लोग थे। ईडी के भय से कौन बोल रहा है? ईडी किसके घर जा रही है? जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ है। सीबीआई किनके घरों में जा रही है? जो लूट खसोट में डूबे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं लोग, सत्ता में आ रहे हैं तो साफ हो जा रहे हैं। क्या भाजपा सरकार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है? अगर मैं 2 ऐसे नाम गिरा दूं तो क्या आप उसके घर ईडी भिजवाइएगा? नहीं भिजवा पाइएगा। अरे नहीं जाइएगा। अगर आप अभी बता रहे, अभी आपने रोजगार की बात किया था ना, अभी आपने रोजगार की बात किया था कि पेपर आउट कराने वालों को फांसी हो रही है। बिल्कुल फांसी हो रही है, ठीक है वो फांसी हो रही है, लेकिन जो रद्द कराने के बाद जो लड़के घूस देके चले गए हैं और जिन लड़कों, अरे ऐसा नहीं है, अभी दरोगा का पेपर हुआ था, अभी यूपी पुलिस एसआई का पेपर हुआ था, उसमें साक्ष्य भरे भरे हैं बड़े भाई, बड़े जी यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी बगल के जिला में जौनपुर जिला है, वहां से एक बाहुबली गैंगस्टर है धनंजय सिंह, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं। वो जब अपना फॉर्म वापस लेती हैं तो वो जेल से छूटते हैं और आके बीजेपी के उसमें प्रचार कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का ये चरित्र है कि लोगों को ला करके शामिल कर ले रही है। क्या आपके यहाँ लोग नहीं थे? क्या आपके यहाँ कार्यकर्ता नहीं थे? कार्यकर्ताओं की कमी है, ऐसे लोगों की कमी है, इन पढ़े लिखों की कमी है। क्या इनको नहीं मिलना चाहिए मौका? जो ये कह रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट और जो स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं, क्या आप मानते हैं कि केवल डीएचयू तक सीमित है कि बाहर बहुत बड़ा सवाल भी है, एजुकेशन को लेकर भी सवाल है, कुछ लोग एजुकेशन के फंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं? जैसे कि हम किसी भी सरकार की जब हम बातचीत करेंगे तो उसके एकाकी पक्ष को हम लोग लेकर बातचीत नहीं करेंगे, हम उसकी समग्रता में बात करेंगे। लेकिन रही बात यहाँ के जितने भी विद्यार्थी खड़े हैं, बड़े भाई खड़े हैं, उन्होंने शिक्षा और रोजगार पर उन्होंने बात किया। तो रोजगार, बेशक हम स्वरोजगार की ओर जरूर बढ़ गए हैं, पर हम अभी रोजगार पर भी ध्यान हमको देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए कि यदि हम विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उच्च शिक्षा अगर हम ले रहे हैं, अभी आपने कहा कि शिक्षा में क्वालिटी में लागत बढ़ानी होगी। साहब, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने में और अच्छा बनाने में लागत बढ़ानी चाहिए, तो ये लागत की चिंता सरकार को करनी होगी। इस लागत की चिंता किसान घर से आए हुए विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए, और इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये कोई व्यापारिक जगह नहीं है और मुनाफे के लिए शिक्षा नहीं दिया जाता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये वेलफेयर की बातें होनी चाहिए कि कितना हम अपने क्षेत्र में, अपने राष्ट्र में हम बेहतर कर पा रहे हैं। तो कि सरकारें चाहे जिसकी भी आ रही हैं, वो शिक्षा को, स्वास्थ्य को बाजार के हवाले कर रही हैं। और जब जब शिक्षा और स्वास्थ्य बाजार के हवाले होगा, कहीं ना कहीं देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के नौजवानों को, गरीबों को इसकी प्रताड़ना और इसका दंश झेलना पड़ेगा। ये सारी अनियमितताएं क्यों आ रही हैं, इसके मूल में हम जाएंगे तो होगा कि नीति नियंता कौन है। तो नीति नियंता वही लोग हैं जो अनपढ़, गंवार और जाहिल लोग हैं। अब कह रहे हैं कि ये कैसे हो गए, तो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हस्ताक्षेप भारतीय राजनीति में नहीं हो रहा है। यदि भारतीय राजनीति में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले हो, मैं कह रहा हूं कि भिन्न भिन्न नामों से हो, स्टूडेंट यूनियन का हो, स्टूडेंट काउंसिल का हो, छात्र संघ हो, या और भी कोई नाम हो, यदि ये पढ़े लिखे युवाओं का यदि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ेगा तो बेशक नीति और नीति नियंता जो होगा, जो हमारे नियमावलियां बनेंगी, वो बेशक अच्छा बनेगा। और जब अच्छा बनेगा तो इन जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जो कि एक बड़ा रूप ले रही हैं, इससे मुझे लगता है कि सरकार को राहत मिलेगी। और जब सरकार को राहत मिलेगी तो हम राष्ट्र निर्माण में एकदम आगे बढ़ेंगे। और मैं एक और बात कह रहा हूं कि इन सारी चीजों के बावजूद हमने कहा ना कि किसी भी सरकार का जब हम समूह करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो उनके सभी पक्षों को हम लेंगे। बेशक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रशासनिक जो है, जो प्रशासनिक जो वो है चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो अच्छी हैं। उस मामले में हम इसको उनकी सराहना करते हैं। और काशी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में
मन है युवाओं का, वो बनाएंगे भी। पर हमारे प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह है कि भारतीय राजनीति में युवाओं के हस्तक्षेप की चिंता वो करें। यदि वो नहीं करेंगे, ये मान लीजिए कि, और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी भी शिक्षण संस्थान में मान लीजिए कि कोई अध्यापक की वैकेंसी आप नहीं करेंगे, तो एक 10 साल बाद, 20 साल बाद, 2 दशक बाद भाई जो पदें जब खाली होंगी तो कौन लोग आएंगे, तो राजनीति में कौन लोग आएंगे, इसकी समस्या जरूर पैदा होगी। इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स और युवाओं का हस्तक्षेप अति आवश्यक है। इसलिए देश के बड़े राजनीतिक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं अभी। आपने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ये जो फी बढ़ने से गुणवत्ता बढ़ेगी, बेशक बढ़ेगी, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं देश से, जिन लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, फी बढ़ेगी तो क्या 5 किलो अनाज देने वाले का बच्चा कौन सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा पाएगा? दूसरी बात, आप कहते हैं ये शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किससे आएगी? तो वो शिक्षक और छात्रों के द्वारा होगी। छात्र पढ़ेगा, शिक्षक पढ़ाएगा। तो इस सरकारी यूनिवर्सिटियों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का वेतन है 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, और गलगोटिया यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों का वेतन है 60,000, 40,000, 25,000। तो वो 25,000 वाला अच्छा पढ़ा ले रहा है और ये 1.5 लाख वाला अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है। प्राइवेट स्कूलों का जो टीचर का वेतन है वो 15,000 है और सरकारी स्कूलों का शिक्षकों का वेतन 60,000 है, 90,000 है। वो अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है और वो अच्छे पढ़ा ले जा रहे हैं। डिबेट का विषय है, क्योंकि वो बेहतर पढ़ा पा रहे कि नहीं पढ़ा पा रहे, उसमें भी काफी टिप्पणी है। मैं उसमें नहीं जा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पैसे से सर कैसे गुणवत्ता बढ़ सकता है? जब गुणवत्ता आपके जेहन में होना चाहिए, जब आप दिल से बढ़ाना चाहेंगे ना, तभी राष्ट्र का दिशा और दशा बदलेगा। इस विषय पे एक महत्वपूर्ण विषय है कि पैसे से शिक्षा की गुणवत्ता का संबंध नहीं आंका जा सकता। देखिए, लेकिन आपको ये बिल्डिंग भी, अगर एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक मिनट, स्ट्रक्चर कुछ तो चाहिए होगा। अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ही बात करें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार 1700 करोड़ दे रही है। यहाँ पैसे की कमी नहीं है और न ही गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की कमी है। और जो विद्यार्थी यहाँ आता है वो भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस क्रैक करके आता है, तो उसके भी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। तो पैसे के आधार पर गुणवत्ता को नहीं मापा जा सकता। रही बात, जहां तक मैं कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसका अधिकार है और वर्तमान सरकार यह देने के लिए कृत संकल्पित है और वह दे रही है। ठीक है। Anyway, the larger issues of course of talent versus of course the infrastructure, but I want to ask about another issue। एक और विषय बारे में पूछूंगा, राम मंदिर का कोई असर होगा इस पूरे चुनाव में? जी बिल्कुल, मैं वैसे अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। आप अयोध्या के हैं? जी, अयोध्या का रहने वाला। सही आदमी से सही सवाल पूछा जी। क्या है कि अयोध्या पूरे अपने, हमने जहाँ तक देखा पूर्वांचल और अवध के क्षेत्रों में उसका अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिला है। अब गांवों से लेकर महिलाओं और युवाओं में भी राम मंदिर के प्रति एक अच्छी आस्था थी। हम लोग पहले गांव में जब रहते थे तो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कभी अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है। गांव में हम लोग छोटे छोटे थे, क्योंकि अयोध्या के बगल में ही महाराजा इंटर कॉलेज था, वहाँ हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने ऐसा कल्पना नहीं किया था कभी राम मंदिर बन सकता है। जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया तो हम लोगों के यहाँ बहुत खुशी मनाई गई थी। आप सहमत हैं इनसे? इम्पैक्ट जी, राम मंदिर का इम्पैक्ट तो जरूर होगा, लेकिन अगर हम ये सिर्फ कहें कि 100 सुनार की 1 लोहार की, इसमें सुनार भी सरकार है और लोहार भी सरकार है, कि अगर एक राम मंदिर का बना के अगर वो 100 अपने जितने खराब काम है उसको छुपा ले रही है, तो ये भी सोचने वाली विषय है। आप सभी लोग अग्रज हैं मेरे, और आप सभी लोग को ये ज्ञात होगा कि विश्वविद्यालय का जो निर्माण महामना जी ने करवाया था वो भिक्षाटन से करवाया था, भिक्षा मांग के करवाया था। और वहां पे फिर उस समय शुल्क तो बहुत महज रहा होगा, जिससे मुझे लगता है कि ना के बराबर रहा होगा। उस समय शिक्षा की गुणवत्ता क्या रही होगी और आज शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। और भैया ने बताया कि अभी तीसरे टर्म में जब मोदी जी आएंगे। जी जी, मैं पहले राम मंदिर पे पूछ रहा हूँ सबसे, आपको क्या लगता है क्या असर होगा? आ रहे आपके पास आ रहे हैं। ये हमारे श्रद्धा का विषय है और जरूर उसका प्रभाव है, लेकिन मैं आना चाहूंगा फिर से फीस वाले पे। फीस पे अभी आता हूँ, पहले आप बताइए राम मंदिर का क्या असर होगा? देखिए, राम मंदिर हिंदू जनमानस का लगभग 700 वर्षों से इंतजार किया जा रहा, प्रतीक्षारत एक ऐसी साधना थी जिसके लिए कि हमारी सैकड़ों पीढ़ियां गल गईं। यह एक ऐसा प्रश्न था, एक ऐसी चाहत थी जिसको कि हिंदू समाज अपने दिलों में दबाए हुए हमारी कई पीढ़ियां दफन हो गई, सिर्फ इस उम्मीद में कि हमारे राष्ट्रीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य दिव्य राम मंदिर बने। और निश्चित तौर पे यह असंभव कार्य
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है न्यायालय के माध्यम से खूबसूरत तरीके से। तो इसके लिए 100 नहीं, अगर 100 में 1000 नंबर, 10,000 नंबर या 10-20 लाख नंबर दिया जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी को देकर इस देश में अब की बार 400 पार का नारा पूर्णतः साकार करना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है सर, होगा नहीं होगा? सर, जिसे आपने कहा कि राम मंदिर को लेकर के, मैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का विद्यार्थी ही हूँ और कहीं न कहीं राम मंदिर के निर्माण में हम जिस विभाग में पढ़ते हैं वहाँ के आप BR मणि साहब हों, इनकी रिपोर्ट वगैरह बहुत मायने रखी और उसके निर्णय में भी सहायक सिद्ध हुई। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि हमारे हम एक तरफ जहाँ विकास की ओर हम जो बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपने विरासत को भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वर्तमान सरकार ने विकास में अगर कुछ 19-20 हुआ, लेकिन अपने विरासत को संभालने के लिए बड़ी प्रतिबद्ध रही और उन्होंने पुरजोर तरीके से काम किया और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं उस विकास की जो 19 और 20 जो स्थितियां हैं उसकी भरपाई करेगी और पुनः एक बार सरकार हम मुझे लगता है कि बनेगी, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। फिर हमारा वही सवाल, यही सवाल मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, अयोध्या का असर बनारस पे होगा? जी जरूर। जब पिछले बार बनारस का 2017 में जो चुनाव हुआ था तो जो विश्वनाथ कॉरिडोर था इसका असर पूरे यूपी में पड़ा और इसी प्रकार इस राम मंदिर का असर पूरे भारत में पड़ेगा और पड़ रहा है, ताकि प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है कि मंगलसूत्र भी बिक जाएंगे। ये राम मंदिर का असर है। दूसरी चीज मैं ये कहूँ, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप? यदि राम उनका तो रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या? बड़े भाई, जब राम मंदिर का असर होता ना तो ये गहने नहीं बिकते। राम मंदिर का असर होता तो ये गहने नहीं बिकते। और दूसरी बात मैं बताऊं, जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, बेचने की नहीं हो तो छीनने की बात कर रहे हैं। वही तो असर है। ये राम मंदिर का असर है, ये राम मंदिर का असर है। राम मंदिर बना, बहुत बड़ा काम हुआ हिंदू सनातनियों के लिए और मैं भी इसे तहे दिल से उनको बधाई देता हूं सरकार को कि हम लोगों का जो आशा और अभिलाषाएं थी, जो राम का भव्य मंदिर बना और इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन हमारे जेब में इतना पैसा भी होना चाहिए कि मैं टिकट करा करके वहां जा करके दर्शन कर सकूं। कि राम मंदिर आपने बनाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसका क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे, उसका क्रेडिट स्वयं ले लेंगे। अब इन्होंने मंगलसूत्र से जोड़ दिया, शुभम जी, मंगलसूत्र से जोड़ दिया। सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत कर लगाने की बात की, जिसके तहत आपकी पूर्वजों की संपत्ति जो है 60% तक सरकार कब्जे में ले ले, 40% आपको दे दे। ठीक, लेकिन यह मंगलसूत्र ही तो छीनने की बात है कि अगर आपके पिता की संपत्ति है आपसे हम छीन लेंगे, आपके पति की संपत्ति आपसे छीन लेंगे। यह मंगलसूत्र ही तो छीनना। मंगलसूत्र क्या है? प्रतीक ही तो है विरासत का। मंगलसूत्र क्या है? पतित्व का प्रतीक ही तो है। मंगलसूत्र क्या है? पितृसत्ता का प्रतीक ही तो है। और प्रतीक आप छीनने की बात क्या कर रहे हैं? मसला देखिए, जो राम मंदिर का आपने शुरू किया था, हम बताना चाहते हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया थी, सतत प्रक्रिया थी। लंबे समय से सनातनियों ने संघर्ष किया, माननीय न्यायालयों में लंबित रहे मामले। और मसला सरकार का उसमें देखिए महज इतना है कि सरकार ने प्रभावी पैरवी किया, माननीय न्यायालय के आदेश को बखूबी और शांतिपूर्ण तरीके से प्रभावी कराया। देखिए, अन्य सरकारें और इस सरकार में अंतर आपको बताना चाहता हूं। मौलिक रूप से सरकारों का इसमें कोई उदाहरण नहीं था। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखी, जजमेंट दिया माननीय न्यायमूर्ति ने, और जो वादकारी थे उन लोगों ने केस लड़ा। तो राजनीतिक असर नहीं होगा? हाँ, होगा क्यों नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर अन्य सरकारें होती तो उसको लटकाती, क्योंकि वो लोग तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते रहे इतने लंबे समय से। निर्णय नहीं आता, और अगर आता भी गलती से कोई जज दे भी देता निर्णय तो उसको उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, प्रथम बेड क्या जवाब करते? क्या आप मानते हैं कि इस राम मंदिर मुद्दे का असर होगा, नहीं होगा? जी बिल्कुल, राम मंदिर मुद्दे का असर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सरकार भी बना दी। हाँ जी, अभी बड़े भाई और हमारे मित्र ने सैम पित्रोदा को चर्चा में लाए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति पर सैम पित्रोदा जैसे लोगों पर बातचीत ही नहीं करना चाहिए। वो राजनीति में इस तरीके के हल्के बयान कि पूरे देश के जो सीमावर्ती प्रदेश हैं उनके रंग और रूप के आधार पर उन सीमावर्ती प्रदेश नहीं देशों के लोगों से उनका कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं। नहीं, मैं इसको पूरा जवाब में दे रहा हूं कि यदि कोई रंग का सांवला है तो किसी अन्य प्रदेश से, कोई गोरा है तो किसी अन्य देश से। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हीं के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका तो जन्म कर्म और उनकी माताजी इटली से रही, और हमारे ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है कि जैसन माई वैसन धिया, जैसन काकर वैसन बिया। तो कहीं ना कहीं हम ये बात अगर अंत में कहेंगे कि उनकी माताजी अगर इटली से थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे कहने में भी खेद हो रहा है, पर कष्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तब तो राहुल गांधी जी और प्रियंका दीदी में भी कहीं ना कहीं इटली वाला गुण आया होगा। तो क्या हम कहीं ना कहीं तो दिखा होगा ना
तो अब हम क्या कहें, उनको इटालियन कहें, पर हमारा कहने का ये संस्कार नहीं है, क्योंकि हम भारतीय सनातन परंपरा के लोग हैं। हम सर्वधर्म समभाव, हम वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर चर्चा ही नहीं होना चाहिए। चलिए, so there you have it, a large number of diverse opinions on a number of subjects in this election. Which of them will work more than others? Perhaps the jury is still out on that, but a good sense of what's really agitating these young minds, and also, of course, the issues that they have praised in terms of the last 10 years, the last 5 years in particular, in Banaras itself. Reporting from Banaras Hindu University with Sanjeev Chetri, Maldas Gopal Krishnan for Times Now.